नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने अध्याय 9 में भाग 1 देख लिया था। भाग 1 में आपको बताया गया, इस अध्याय में आपको पढ़ना क्या था। उसके बाद आपको बताया गया कि सजीव कोशिका में रासायनिक संगठन कौन कौन से होते हैं। फिर आपको बताया गया कि सजीव कोशिका में कौन कौन से अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं। और उसके बाद आपको बताया गया कि सजीव कोशिका में रासायनिक संगठन का विश्लेषण कैसे करते हैं। मतलब कि आपने सीख लिया कि किसी भी सजीव कोशिका में कौन कौन से रासायनिक तत्व पाए जाते हैं या आप कैसे पता करेंगे, इसके बारे में आपने भाग 1 में पता कर लिया था। अब उसके आगे के टॉपिक को देखते हैं, जो कि है जैविक अणु। अब आप पढ़ेंगे जैविक अणु के बारे में, कौन कौन से जैविक अणु पाए जाते हैं, जैविक अणु कितने प्रकार के होते हैं, उनकी संरचना कैसी होती है, उनका कार्य क्या है, ये अब आप एक एक को पढ़ेंगे। इससे पहले भी मैं आपको बता चुका था कि जैविक अणु का वास्तविक अर्थ क्या होता है। जैविक मतलब जीवित जीव, अणु मतलब रासायनिक अणु। जीवित जीव में पाए जाने वाले समस्त रासायनिक अणुओं को हम क्या कहेंगे, जैविक अणु। इसलिए इसका डेफिनेशन भी हम यही लिखेंगे जैविक अणु का, कि जीवधारियों के शारीरिक रचना में प्रयुक्त कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं को जैविक अणु कहते हैं। समझ में आया? सिंपल सा डिफिनेशन। जीवों के शरीर में, मतलब किसी भी मनुष्य के शरीर में भी, कि हमारे शरीर में कौन कौन से कार्बनिक और अकार्बनिक तत्व पाए जाते हैं, इन्हीं को हम जैविक अणु कहते हैं। मतलब किसी भी जीव के शारीरिक रचना में प्रयुक्त कार्बनिक व अकार्बनिक अणुओं को हम क्या कहते हैं, जैविक अणु। जैविक अणु का कोशिका में औसत संगठन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से जैविक अणु हैं जो कोशिका में पाए जाते हैं। तो इसमें आप आगे लिखेंगे, कोशिका में जैविक अणु का औसत प्रतिशत संगठन। आप देखेंगे कि एक कोशिका में कौन कौन से जैविक अणु कितनी मात्रा में, कितना प्रतिशत पाया जाता है। 2 कॉलम बनाना होगा आपको। एक कॉलम होगा अवयव और दूसरा कुल कोशिकीय भार का प्रतिशत, कि कुल कोशिकीय भार में कितना प्रतिशत या अवयव पाया जाता है। सबसे पहले हम देखेंगे जो सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जैविक अणु कौन सा है, जल। सभी जीवों में, हम जीवों की बात नहीं करेंगे, यहाँ पर हम कोशिका की बात करेंगे। लगभग सभी कोशिका में सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन सा अणु पाया जाता है, जल। जल जो कि एक अकार्बनिक अणु है। लगभग इसकी मात्रा 70 से 90% होती है। 70 से 90%। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला जैविक अणु जल, जो कि एक अकार्बनिक अणु है। किसी भी पौधे, जंतु या सूक्ष्मजीव, समस्त कोशिका में उस कोशिकीय भार का 70 से 90% भाग जल पाया जाता है। दूसरा प्रोटीन, जो कि कार्बनिक अणु है। 10 से 15% पाया था। अब इससे पहले कि हम आगे और देखें,
हमने भाग 1 में आपसे 3 क्वेश्चन किया था लास्ट में, उसके आंसर्स तक देखते हैं। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन किया था हमने कि इस अध्याय 9 में जैविक अणु में आपको क्या पढ़ना है। तो आप अच्छी तरीके से जान चुके हैं जैविक अणु में आपको क्या पढ़ना है, जीवों में पाए जाने वाले समस्त रासायनिक अणु की संरचना कार्य। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन हमने किया था कि मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाला, सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, तो वो है ऑक्सीजन। मैंने आपको बताया था ऑक्सीजन कितना प्रतिशत पाया जाता है, 65%। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला रासायनिक अणु कौन सा है, ऑक्सीजन। फिर तीसरा क्वेश्चन आपसे किया था कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाने वाला अकार्बनिक तत्व कौन सा है मानव के शरीर में, तो वो क्या है, जल। सभी के शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अकार्बनिक तत्व होता है जल, 70 से 90%। हमारे शरीर भी 70% भाग जल ही होता है। प्रोटीन, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं, इसको आंसर में लिख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक अणु कौन सा होता है हमारे शरीर में, तो वो है प्रोटीन, 10 से 15%। अगले अणु की बात की जाए तो कार्बोहाइड्रेट, जो कि कार्बनिक अणु है, इसकी मात्रा 2 से 3% होती है। अगला न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल भी कार्बनिक अणु है, इसकी मात्रा 2 से 3%। यह भी पाया जाता है। वसा यानी लिपिड्स, इसकी मात्रा भी 2 से 3% होती है। बाकी बचे अम्ल, क्षार, लवण व आयन, इनकी मात्रा शरीर में या कोशिका में 1 से 3% तक हो सकती है। ठीक, ये है आपका टॉपिक जैविक अणु के बारे में, थोड़ा सा शुरुआती है जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन ये है कि शरीर में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला अकार्बनिक अणु कौन सा है, जल। सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक अणु कौन सा है, प्रोटीन। और सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला रासायनिक तत्व कौन सा है, ऑक्सीजन। इतना आप लिख लेंगे। अब अगला टॉपिक आता है जैविक अणु के प्रकार, कि जैविक अणु कितने प्रकार के होते हैं। तो जैविक अणुओं को 2 भागों में बांटा गया है, चलिए उससे देखते हैं। जैविक अणु के प्रकार, जैविक अणुओं को 2 प्रकार में बांटा गया है। पहला सूक्ष्म जैव अणु, जिसे हम कहते हैं माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स, माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स। और दूसरा वृहत वृहत जैव अणु, जिसे इंग्लिश में कहते हैं मैक्रो बायो मॉलिक्यूल्स। देखिए यहाँ पर अब थोड़ा सा एक चीज़ और बता दूँ, इंग्लिश में ये जो शब्द यूज होता है ना, माइक्रो, माइक्रो मतलब सूक्ष्म, और मैक्रो मतलब होता है इनसे थोड़ा सा बड़ा। देखिए यहाँ पर सिर्फ एक वर्ड का डिफरेंस है, आई है, यहाँ पर ए है। माइक्रो मतलब सूक्ष्म और मैक्रो मतलब वृहत, मतलब थोड़ा बड़ा। ठीक है, तो जैविक अणुओं को 2 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म जैव अणु, वृहत जैव अणु। क्यों इन्हें ऐसा कहा गया सूक्ष्म और वृहत, क्योंकि जो सरल प्रकार के रासायनिक अणु हैं उन्हें हम सूक्ष्म जैव अणु कहेंगे। जो ज़्यादा बड़े आकार के नहीं होते हैं, जिनका अणुभार कम होता है, जिनका अणुभार बहुत ज़्यादा है, जिनकी संरचना बड़ी होती है, उन्हें हम वृहत जैव अणु कहते हैं। सिंपल सा, आपको बस इतना ही ध्यान रखना है कि सूक्ष्म जैव अणु क्या होते हैं। ये कम अणुभार वाले व सरल संरचना वाले अणु होते हैं, जो जल व अम्लीय माध्यम में
घुलनशील होते हैं। ठीक, एग्जाम्पल कौन कौन से हैं सूक्ष्म जैव अणु के? एग्जाम्पल सरल शर्करा, सिंपल शुगर, इंग्लिश में कहेंगे सिंपल शुगर, अमीनो अम्ल, अमीनो एसिड्स, वसा अम्ल, फैटी एसिड्स, न्यूक्लियोटाइड। आदि। ठीक है, सूक्ष्म जैव अणु कौन होते हैं? वे जो कम अणु भार वाले और सरल संरचना वाले होते हैं। बस याद हो गया आपको। आपको सबसे पहले ये याद करना है कि जैविक अणु को कितने भागों में बांटा गया है। जैविक अणु को 2 भागों में बांटा गया है, सूक्ष्म जैव अणु और दूसरा वृहद जैव अणु। सूक्ष्म जैव अणु मतलब कम अणु भार वाले सरल संरचना वाले अणु जो जल और अम्लीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। बस इतना आपको याद हो गया। अब आपको एग्जाम्पल याद करना है कि सूक्ष्म जैव अणु के एग्जाम्पल क्या है? सरल शर्करा, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल और न्यूक्लियोटाइड। अब इनको पढ़ते हैं। वृहद जैव अणु। देखिए, वृहद जैव अणु जो होते हैं ये बड़े क्यों कहलाते हैं? क्योंकि ये इन्हीं सूक्ष्म अणुओं से मिलने से बनते हैं। देखिए बात समझिएगा, वृहद जैव अणु एक न्यूक्लियोटाइड नहीं, कई सारे न्यूक्लियोटाइड जब मिल जाते हैं, मान लिया हम ऐसे लिखते हैं ना, न्यूक्लियोटाइड, न्यूक्लियोटाइड, तो ये न्यूक्लियोटाइड क्या है? एक सूक्ष्म जैव अणु है। लेकिन अगर 2 न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं, न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं, एक और आपस में जुड़ जाएं, न्यूक्लियोटाइड एक और आपस में जुड़ जाएं, तो अब आप बताइए कि 3 न्यूक्लियोटाइड मिल गए हैं, तो इनकी जो अणुभार है एक न्यूक्लियोटाइड के अणुभार से ज़्यादा होगी। संरचना भी देखिए, एक सिंगल था सरल संरचना, लेकिन इनकी संरचना 3 हो गई, 3 न्यूक्लियोटाइड जुड़कर बने। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वृहद जैव अणु। वृहद जैव अणु का निर्माण सूक्ष्म जैव अणुओं के बहुलीकरण से होता है। बहुलीकरण का मतलब यही अणुएं आपस में जुड़कर लंबी श्रृंखला बना लेते हैं और इसे हम वृहद जैव अणु कहते हैं। अब जैसे आपको एग्जाम्पल दें, प्रोटीन। देखिए चलिए अभी पहले थोड़ा सा हम इसके बारे में आपको बता दें कि इनका डिफिनीशन क्या होगा, तब और थोड़ा क्लियर समझ में आएगा। वृहद जैव अणु क्या होते हैं? इन्हीं का जस्ट उल्टा कि ये उच्च अणुभार वाले व बड़े आकार के होते हैं। इनका निर्माण सूक्ष्म जैव अणुओं के बहुलीकरण मतलब पॉलीमराइजेशन से होता है। ठीक है, इसके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? प्रोटीन हो गया, न्यूक्लिक अम्ल हो गया, वसा आदि। चलिए आप समझते हैं। पहले तो आपको ये पूरा याद कर लेना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जैविक अणु 2 प्रकार के होते हैं, सूक्ष्म जैविक अणु और वृहद जैविक अणु। नाम से ही क्लियर हो जाता है। जितना हो सके टॉपिक को समझने की कोशिश करिए उसके शब्दों से। सूक्ष्म मतलब छोटा, यानी छोटे आकार का, सरल संरचना, कम अणुभार वाले अणु होते हैं जो जल व अम्लीय माध्यम में घुलनशील होते हैं। जैसे सरल शर्करा। सरल शर्करा में कौन आएगा? सरल शर्करा में मोनोसैकेराइड।
मोनोसैकेराइड अणु आते हैं, ठीक है। अमीनो अम्ल, वसा अम्ल, न्यूक्लियोटाइड आदि। बृहद जैव अणु मतलब इनसे तो बड़े होंगे। इनसे कैसे बड़े होते हैं? क्योंकि भाई इन्हीं से निर्माण हो रहा है, तो इन्हीं से निर्माण हो रहा है, किसी एक से नहीं। एक ही प्रकार के अणु के बार बार जुड़ने से निर्माण हो रहा है। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड, 2 न्यूक्लियोटाइड, 3 न्यूक्लियोटाइड, 4 न्यूक्लियोटाइड। अब ये क्या कहलाएंगे? अब ये सूक्ष्म जैव अणु नहीं कहलाएंगे, अब क्या कहलाएंगे? वृहद जैव अणु। क्योंकि न्यूक्लियोटाइड कई जुड़े हैं, एक न्यूक्लियोटाइड जुड़ा, दूसरा न्यूक्लियोटाइड, तीसरा और चौथा, 4 न्यूक्लियोटाइड मिलकर बने हैं। इस अणु को बना रहे हैं 4 न्यूक्लियोटाइड, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? वृहद जैव अणु, ठीक है। देखिए यहाँ पर भी हमने लिखा है कि वृहद जैव अणु का अणुभार उच्च होगा। मतलब एक न्यूक्लियोटाइड का अणुभार तो मान लो कुछ भी हो, कम ही होगा, लेकिन जब कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएंगे तो अणुभार बड़ा हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है उच्च अणुभार। और फिर आकार भी बड़ा हो जाएगा, जो एक सिंगल था वो अब 4 में है, तो आकार भी बड़ा हो गया। इनका निर्माण कैसे होता है? इनका निर्माण सूक्ष्म जैविक अणु यानी न्यूक्लियोटाइड, अमीनो अम्ल, सरल शर्करा या वसा अम्ल के बहुलीकरण से होता है। बहुलीकरण का मतलब एक से अधिक अणु आपस में जुड़कर वृहद जैव अणु का निर्माण करते हैं। इनका एग्जाम्पल प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, वसा। चलिए अब इसको भी दिखाते हैं। प्रोटीन है, हमने क्या कहा कि वृहद जैविक अणु का निर्माण सूक्ष्म जैविक अणुओं के बहुलीकरण से होता है। तो प्रोटीन का निर्माण किससे होता है? प्रोटीन का निर्माण सूक्ष्म जैव अणु कौन सा? अमीनो अम्ल। प्रोटीन का निर्माण अमीनो अम्ल के आपस में जुड़ने से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अमीनो अम्ल एक है, दूसरा अमीनो अम्ल, तीसरा अमीनो अम्ल। देखिए अभी जब तक एक था, जब तक एक अमीनो अम्ल है तब ये क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जैव अणु। लेकिन एक अमीनो अम्ल से दूसरा अमीनो अम्ल जुड़ा, फिर तीसरा जुड़ा, चौथा जुड़ा, 5वां जुड़ा, अब ये सूक्ष्म जैव अणु नहीं कहलाएगा, क्या कहलाएगा? वृहद जैव अणु। अब इसका नाम भी चेंज हो गया। जब बहुत सारे अमीनो अम्ल आपस में जुड़ जाते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन। क्लियर है कॉन्सेप्ट? न्यूक्लिक अम्ल के बारे में देखते हैं। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण कौन से सूक्ष्म जीव के बहुलीकरण से होगा? न्यूक्लियोटाइड। एक न्यूक्लियोटाइड, अभी जब एक न्यूक्लियोटाइड है तो अभी क्या कहलाएगा? सूक्ष्म जैव अणु। लेकिन अगर अभी कई सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ जाएं तो ये क्या कहलाएगा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। पॉली मतलब एक से अधिक, ठीक है, ढेर सारे। तो पॉलीन्यूक्लियोटाइड मतलब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ गए। अब इसे हम क्या कहेंगे? वृहद जैव अणु। और अब इसी को कहते हैं न्यूक्लिक अम्ल। मतलब हम कह सकते हैं कि न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड के आपस में जुड़ने से होता है। वसा को देखेंगे। वसा का निर्माण कैसे होता है? तो वसा का निर्माण किस सूक्ष्म जैव अणुओं के मिलने से होगा? तो वसा अम्ल के। वसा अम्ल के मिलने से, वसा अम्ल, एक वसा अम्ल है मान लो, एक वसा अम्ल, तो अभी ये सूक्ष्म जैव अणु है। दूसरा वसा अम्ल जुड़ा, तीसरा, चौथा, अब इसका नाम क्या हो जाएगा? वसा कहलाएगा ये, क्योंकि ये वृहद जैव अणु हो गया। एक और एग्जांपल देते हैं आपको कार्बोहाइड्रेट का। जितना हो सके चीज़ों को समझने की कोशिश किया करिए। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटा गया है। मोनोसैकेराइड, जिन्हें हम सिंपल शुगर कहते हैं, मोनोसैकेराइड यानी सरल शर्करा। फिर आता है ओलिगोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। फिर आता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। अगला टॉपिक ही यही है कार्बोहाइड्रेट, इसलिए अभी भी याद कर लीजिए आप। कार्बोहाइड्रेट को 3 भाग में बांटा गया है, मोनो, ओलिगो और पॉलीसैकेराइड। तो जो मोनोसैकेराइड है इसे हम कहते हैं सूक्ष्म जैविक अणु, सरल शर्करा, ठीक है। मोनोसैकेराइड के एक अणु से 2 अणु या 3 अणु जब आपस में मिल जाते हैं, 2 अणु या 3 मोनोसैकेराइड का 2 अणु या 3 अणु आपस में जब मिल जाते हैं तब इसे हम क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड। ये, और जब यही 3 से ज़्यादा, 4, 5, 6, 7, 3 से ज़्यादा हो जाते हैं तब इसे हम कहते हैं पॉलीसैकेराइड। यानी ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड क्या कहलाएंगे? वृहद जैविक अणु। और मोनोसैकेराइड क्या कहलाता है? सूक्ष्म जैव अणु। समझ में आया? और डिटेल देखिए। जब तक आपको समझ में नहीं आता तब तक पढ़ने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए हम और डिटेल्स को समझाते हैं। सूक्ष्म जैव अणु से ही वृहद जैव अणु का निर्माण होता है। मोनोसैकेराइड का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ग्लूकोज, ठीक है। ग्लूकोज, अब एक ग्लूकोज अणु है तब इसे हम क्या कहेंगे? सूक्ष्म जैव अणु। मान लो एक ग्लूकोज और जुड़ जाए तब इसे हम क्या कहेंगे?
ओलिगोसैकेराइड, क्योंकि 2 अणु हो गए, मोनोसैकेराइड के 2 अणु, एक ग्लूकोज और दूसरा ग्लूकोज। अब इसका नाम भी चेंज हो जाता है, जैसे मान लो इसे हम माल्टोज भी कह सकते हैं। तो अब इसके बाद अगर मान लो कि ग्लूकोज के 3 अणु हो गए, देखिए जब 2 अणु होते हैं तब इसे हम कहते हैं डाइसैकेराइड। हमने पढ़ा होगा डाई का मतलब ही होता है 2। अगर 3 अणु हैं तो इसे हम कहते हैं ट्राइसैकेराइड। ट्राई का मतलब ही होता है 3। और अगर 3 से ज़्यादा हो गए तब इसे हम क्या कहेंगे, पॉलीसैकेराइड। पॉली का मतलब होता है अनेक, बहुत सारे। तो आपको समझ में आ गया कि सूक्ष्म जैव अणु और बृहद जैव अणु क्या होते हैं। बस ये था जैविक अणु के प्रकार कि सूक्ष्म जैव अणु और बृहद जैव अणु कौन कौन से हैं, उनके एग्जाम्पल आप तुरंत याद करेंगे। अब इसके बाद हमें एक एक जैविक अणुओं का विस्तृत वर्णन करके पढ़ना है। जैसे इन सभी को तो हम पढ़ेंगे आगे। सबसे पहले हम एक एक को लेके चलेंगे। बृहद जैव अणु में सबसे पहले हम कार्बोहाइड्रेट को पढ़ेंगे। कार्बोहाइड्रेट की संरचना कैसी होती है, कितने प्रकार के होते हैं, क्या कार्य हैं उनका जीवों में। फिर हम पढ़ेंगे प्रोटीन। प्रोटीन की संरचना कैसी होती है, क्या कार्य होता है, प्रोटीन का निर्माण किससे होता है, ठीक है। और उसके बाद हम पढ़ेंगे लिपिड, वसा के बारे में कि वसा की संरचना कैसी होती है, वसा का निर्माण किससे होता है, ठीक। फिर उसके बाद आगे हम न्यूक्लिक अम्ल को पढ़ेंगे, डीएनए आरएनए कैसे उनका निर्माण होता है, किन अणुओं से। तो चलिए हम एक एक को शुरू करते हैं। सबसे पहला जो आता है वो है कार्बोहाइड्रेट। इतना आपने नोट कर लीजिए, मतलब आप इतना नोट कर लीजिएगा। अगर आप छूट भी जाता है तो आप रिवर्स करके देख लिया करिए। यहाँ तक आपको नोट करना था, ठीक है। जैविक अणु कितने प्रकार के होते हैं, दोनों आपको ये नोट करना है अपनी कॉपी में। अब हम एक एक को पढ़ेंगे। सबसे पहला जैविक अणु आता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये कि पृथ्वी पर पाए जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही है। ध्यान रखिएगा, पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट ही है। आप इतना लिखेंगे, लिखते चलेंगे। तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है। लेकिन अभी आपने देखा था कोशिका में कितना पाया था सर, सिर्फ 2 से 3%। तो हम यहाँ पर लिखेंगे किंतु जीव द्रव्य का मतलब आप जानते हैं। अगर नहीं जानते तो आप अध्याय 8 कोशिका संरचना व कार्य जरूर देखें। कोशिका अध्याय सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले आपको उसी को देखना चाहिए। किंतु जीव द्रव्य में यानी कोशिका के अंदर पाए जाने वाले समस्त भाग को हम जीव द्रव्य कहते हैं। किंतु जीव द्रव्य में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, किंतु जीव द्रव्य में बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या है जीवों में? तो कार्बोहाइड्रेट का कार्य है ऊर्जा प्रदान करना। सभी जीवों को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और वो ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से। हम बोल रहे हैं तो बोलने में भी ऊर्जा खर्च होती है। ये ऊर्जा कहाँ से मिलती है? भोजन में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट से। छोटा सा एग्जांपल, जैसे आपने मान लिया चीनी खाया, जिसे हम सुक्रोज कहते हैं, ठीक है। चीनी, सुक्रोज एक कार्बोहाइड्रेट है जो कि 2 अणुओं से मिलकर बना होता है, एक ग्लूकोज और दूसरा फ्रक्टोज, ठीक है। अभी मैंने आपको बताया था
कि ग्लूकोज क्या है, एक सूक्ष्म जैव अणु है, फ्रक्टोज भी एक सूक्ष्म जैविक अणु है। लेकिन अगर दोनों आपस में जुड़ जाते हैं, एक ग्लूकोज और एक फ्रक्टोज, तब यह सूक्ष्म जैव अणु नहीं कहलाएगा, ये वृहद जैव अणु कहलाएगा। सुक्रोज एक वृहद जैव अणु है। तो अगर हम सुक्रोज यानी चीनी को जब हम खाते हैं तो हमारी आंत तक पहुँचते पहुँचते डाइजेशन होता है, पाचन की क्रिया होती है। तो ये सुक्रोज हमारे पाचन में यही होता है कि वृहद अणुओं को सूक्ष्म अणुओं में तोड़ना। तो यानी ये बॉन्ड टूट जाता है जब चीनी जब हम खाते हैं, तो पाचन होने के बाद आंत में पूरी तरीके से चीनी कहाँ किस में टूट जाता है, ग्लूकोज अलग और फ्रक्टोज अलग हो जाता है। ठीक है, जो इनके दोनों के बीच बॉन्डिंग होती है, बॉन्डिंग टूट जाती है और ये दोनों अलग हो जाते हैं, ग्लूकोज अलग और फ्रक्टोज अलग। आंत में पूरी तरीके से भोजन का पाचन हो जाता है और सुक्रोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, अब आंत में इस ग्लूकोज का अवशोषण होता है रक्त के द्वारा। रक्त आंत से इस ग्लूकोज को लेती है और शरीर के समस्त भाग में पहुंचा देती है, उंगली वगैरह सब जगह पहुंचा देती है। रक्त का ही कार्य है हम जो सांस लेते हैं उसमें उपस्थित ऑक्सीजन को ग्रहण करके शरीर के समस्त कोशिकाओं तक पहुँचाना। ध्यान दीजिएगा, हमको अगर ये हाथ मूव कराना है तो यहाँ पर एनर्जी की आवश्यकता होगी। ये ऊर्जा हमें कहाँ से मिलती है इसको समझ रहे हैं। तो ये ऊर्जा कैसे मिल रही है, जो हम भोजन में चीनी खाए हैं, सुक्रोज खाए हैं, डाइजेस्ट होने के बाद आंत में ये ग्लूकोज और फ्रक्टोज में टूट जाता है। अब ये ग्लूकोज रक्त के द्वारा यहाँ पर आया है, फिर जो हम सांस ले रहे हैं सांस में उपस्थित ऑक्सीजन को भी रक्त यहाँ पर लाया है। अब इसका C6H12O6 यानी ग्लूकोज का ऑक्सीजन जो रक्त लेकर आया है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है। ग्लूकोज का ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडेशन होता है और कन्वर्ट हो जाता है ये 6CO2 + 6H2O + 673 किलो कैलोरी एनर्जी। इतनी एनर्जी रिलीज होती है, ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हमें ऊर्जा प्राप्त होती है हमारे शरीर में। तो जब हम भोजन में चीनी अगर लेते हैं तो आंत तक पहुँचते पहुँचते किस में टूट जाता है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज में। इस ग्लूकोज का अवशोषण आंत में ही रक्त द्वारा होता है और साथ ही ऑक्सीजन जो हम ग्रहण करते रहते हैं, इसीलिए हमें ऑक्सीजन की लगातार ज़रूरत होती है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए। अगर हम कुछ भी ना बोलें या कुछ भी ना करें तब भी हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स जैसे हार्ट, लंग्स ये सभी अपना कार्य करते रहते हैं, इन्हें लगातार ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है और इस लगातार ऊर्जा की आवश्यकता के लिए लगातार ऑक्सीजन की भी आवश्यकता होती है, इसीलिए हमें ऑक्सीजन लगातार चाहिए होता है। तो ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन के लिए ऑक्सीजन हम ग्रहण करते हैं, जिसे रक्त ऑक्सीजन को ग्रहण करके समस्त शरीर की कोशिकाओं में पहुँचाता है। ग्लूकोज इसी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और H2O में। साथ ही इससे उत्पन्न होती है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा, जिसका मात्र हम 40% भाग यूज़ कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं किसी भी कार्य को करने में। 60% भाग ऊष्मा के रूप में हमारे शरीर में विसरित हो जाती है। ध्यान दीजिएगा, हमारे शरीर में कोई हीटर नहीं लगा होता है, लेकिन फिर भी हमारे बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहता है। कैसे बना रहता है? इसी वजह से, क्योंकि लगातार ऊर्जा मुक्त होती रहती है इस तरह से, और इसी ऊर्जा का 60% भाग ऊष्मा के रूप में विसरित होता है और 40% का हम प्रयोग कर सकते हैं। यानी 40% जो होता है वो ATP के रूप में हमारी कोशिकाओं में संरक्षित होता रहता है। जैसे एक एग्जांपल, अगर हम इस हाथ को ऐसे मूव कराते हैं तो मूव कराने के दौरान हमें हमारे सेल्स में, हमारी यहाँ की सेल्स में यही प्रोसेस हो रहा है कि यहाँ पर उपस्थित ग्लूकोज ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो रहा है, और ऑक्सीडाइज हो रहा है 673 किलो कैलोरी ऊर्जा मुक्त हो रही है, जिसका 40% हम इस तरह से मूव कराने में प्रयोग कर रहे हैं और बाकी 60% ऊष्मा के रूप में विसरित हो रही है। इसी वजह से हमारा हाथ सरफेस गर्म हो जाता है, क्योंकि 60% ऊर्जा ऊष्मा के रूप में निकल रही है, हीट के फॉर्म में। तो आपने देखा कि कार्बोहाइड्रेट का प्रयोग क्या है हमारे शरीर में, सभी जीवों के शरीर में। कार्बोहाइड्रेट का कार्य क्या होता है? ऊर्जा प्रदान करना। चलिए अब और देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण आप इसमें लिखते चलेंगे। पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, किंतु जीवद्रव्य में कार्बोहाइड्रेट बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण
पौधे पर्णहरिम की सहायता से, इनमें ये भगवान ने आशीर्वाद दे रखा है इन्हें कि इन्हीं के पास क्लोरोफिल है ही, जिसके द्वारा ये भोजन का निर्माण कर सकते हैं। अगर ये क्लोरोफिल हमारे शरीर में भी होता, हमारी कोशिकाओं में भी होता, तो शायद हम लोग भी अपने भोजन का निर्माण खुद ही कर लेते, धूप में जाके खड़े हो जाते हैं और बोलते धूप और खाना बन जाता। तो ऐसा नहीं है। पौधों में चूंकि पर्णहरिम या क्लोरोफिल पाया जाता है, इस वजह से कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पौधों में होता है। तो कार्बोहाइड्रेट का निर्माण पौधे पर्णहरिम की सहायता से कार्बन डाइऑक्साइड व सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। प्रकाश संश्लेषण द्वारा करते हैं। समझ में आया? कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करता है? पौधे। पर्णहरिम की सहायता से किसकी उपस्थिति में? कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। कौन सी प्रक्रिया द्वारा? प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस, बचपन से पढ़ते आए होंगे। कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कौन करता, मतलब किससे होता है? तो देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का निर्माण, नहीं ये नहीं लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन परमाणुओं से मिलकर बना होता है। परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ठीक है। कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। कार्बोहाइड्रेट का सब कुछ लिखते चलेंगे। कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र जिसे इंग्लिश में कहते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो आप लिखते हैं एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या होता है? CnH2nOn, या इसे हम ऐसे लिख सकते हैं CnH2O का होल n होता है। कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र CnH2n या CnH2O का होल n होता है। ध्यान रखेंगे, कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है? CnH2nOn या फिर CnH2O का होल n। लेकिन ध्यान रखने वाली बात यह है कि सभी कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र ये नहीं होता है। लिखेंगे, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र एम्पिरिकल फॉर्मूला CnH2nOn या CnH2O का होल n नहीं होता। सभी कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र ये नहीं होता। कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ ऐसे भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं जिनका मूलानुपाती सूत्र ये नहीं होता। कौन से हैं? एग्जाम्पल, रेहमनोज, ये एक कार्बोहाइड्रेट है जिसका मूलानुपाती सूत्र ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो है C6H12O5। अब बताइए, किसी भी तरीके से यहाँ पर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला लागू होगा? नहीं, क्योंकि यहाँ पर CnH2n तो ठीक है, लेकिन ON हो रहा है? नहीं। यहाँ पर N का मतलब क्या होता है? N का मतलब ये कितने परमाणु हैं, N का मतलब नंबर ऑफ एटम्स। तो यहाँ पर ये एम्पिरिकल फॉर्मूला लागू नहीं हो रहा। लेकिन रेहमनोज भी एक क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। तो आप ऐसे लिखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र CnH2nOn होता है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र CnH2n नहीं होता। जैसे रेहमनोज का मूलानुपाती सूत्र CnH2nOn नहीं होता, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर C6H12O5 होता है। अब कुछ और देखेंगे, कुछ और भी एक्सेप्शंस हैं। जैसे
इसी को लेकर मूलानुपाती सूत्र, कुछ ऐसे भी रासायनिक यौगिक हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला CnH2nOn होता है, लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं, इतना आप सभी लिख लेंगे। हमने बताया कि कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है, CnH2nOn या फिर CnH2O का होल n, ये होता है। इसमें से मतलब लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र यही होता है। एक एक्सेप्शन आपने पढ़ा जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है रेहमनोज, इसमें इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H12O5 होता है। इसमें ये एम्पिरिकल फार्मूला लागू नहीं होता, ये एक एक्सेप्शन है, ठीक है, कि रेहमनोज एक कार्बोहाइड्रेट होते हुए भी इसमें मूलानुपाती सूत्र लागू नहीं होता। अब कुछ और एक्सेप्शंस हैं, जैसे कुछ और भी रासायनिक यौगिक हैं जिनका एम्पिरिकल फार्मूला तो यही होता है लेकिन वो कार्बोहाइड्रेट नहीं होते, जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, या फिर आप देखिए लैक्टिक एसिड को जिसका फॉर्मूला होता है C3H6O3, या फिर आप इसको ले लीजिए एसिटिक एसिड जिसका फॉर्मूला है CH3COOH। देखिए ये तीनों के तीनों फॉर्मेल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, ये तीनों के तीनों कार्बोहाइड्रेट नहीं हैं। फॉर्मेल्डिहाइड, लैक्टिक एसिड और एसिटिक एसिड फॉर्मेल्डिहाइड नहीं है, लेकिन इनमें यही एम्पिरिकल फार्मूला लागू हो रहा है। देखिए 2 एटम हैं हाइड्रोजन के, 1 एटम है कार्बन के, ऑक्सीजन के 1, तो ये लागू हो गया CnH2nOn, जबकि ये किसका फार्मूला है, ये एम्पिरिकल फार्मूला किसका है, कार्बोहाइड्रेट का, लेकिन फॉर्मेल्डिहाइड पर भी लागू हो रहा है जो कि एक कार्बोहाइड्रेट नहीं है। लैक्टिक एसिड में भी देखिए C3H6 और O3, CnH2n और ON लागू हो रहा है, लेकिन लैक्टिक एसिड भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। एसिटिक एसिड को देखिए तो एसिटिक एसिड में भी कार्बन संख्या 2 है, हाइड्रोजन की संख्या 4 है और ऑक्सीजन की संख्या 2 है, तो यहाँ पर भी लागू हो रहा है CnH2nOn, जबकि एसिटिक एसिड कार्बोहाइड्रेट नहीं है। तो आप देख रहे हैं इतना एक्सेप्शन है। इसी वजह से हम कार्बोहाइड्रेट को अब क्या कहते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो लिखेंगे, आप इतना लिखेंगे कि बहुत से ऐसे अणु हैं या बहुत से ऐसे रासायनिक यौगिक हैं जैसे फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, लैक्टिक एसिड C3H6O3 व एसिटिक एसिड CH3COOH, जिनका मूलानुपाती सूत्र CnH2nOn होता है लेकिन वे कार्बोहाइड्रेट नहीं होते। इसी कारण आगे लिखेंगे, इसी कारण कार्बोहाइड्रेट को अब पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। पूछा जा सकता है कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन किसे कहते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट को ही कहते हैं। रीज़न क्या था, यही रीज़न है। अब आता है आपका अगला टॉपिक, मतलब इसी का आगे का भाग। अगला टॉपिक तो नहीं, अभी तो कार्बोहाइड्रेट चलेगा ही। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स आपको बताए जाएंगे। आगे देखते हैं कार्बोहाइड्रेट के बारे में। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाता है। हमारे शरीर का
समस्त भाग का लगभग 1% भाग ही क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनाता है। यहाँ पर अगला पॉइंट आप लिखेंगे, कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर का लगभग 1% भाग बनाता है। बात करें कि कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है कार्बोहाइड्रेट से, तो देखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी, या अगर हम बात करें किलो जूल में तो 17 किलो जूल ऊर्जा प्राप्त होती है। ध्यान रखेंगे, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से लगभग 4.1 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, या 17 किलो जूल। किलो जूल में कहेंगे तो 17, किलो कैलोरी में कहेंगे तो 4.1। तो 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से इतनी ऊर्जा प्राप्त होती है। हमारे शरीर को लगभग 60 से 80% ऊर्जा भोजन में ग्रहण किए कार्बोहाइड्रेट से ही प्राप्त होती है। मतलब जो मैक्सिमम ऊर्जा हमें मिलती है, कितना, हमारे शरीर में जितनी भी ऊर्जा है उसका लगभग 60 से 80% भाग किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट से। तो अगला पॉइंट भी लिखेंगे, यहाँ पे आपने लिख लिया 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.1 किलो कैलोरी या 17 किलो जूल ऊर्जा उत्पन्न होती है। हमारे शरीर को लगभग 60 से 80% ऊर्जा भोजन में ग्रहण किए गए कार्बोहाइड्रेट से प्राप्त होती है। ठीक है, लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट, अगला पॉइंट लिखेंगे, लगभग सभी कार्बोहाइड्रेट जल में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं। जैसे चीनी भी तो कार्बोहाइड्रेट है, जल में घुलनशील होता है। लेकिन कुछ कार्बोहाइड्रेट जल में अघुलनशील होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं। जैसे स्टार्च, जिसे हिंदी में मंड कहा जाता है, स्टार्च। बस ये हो गया कार्बोहाइड्रेट के बारे में इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो लगभग पूछे जाते हैं। इंपॉर्टेंट हैं सभी, आपको एकदम सब कुछ रट लेना है। इस चैप्टर में आपको कुछ भी छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस चैप्टर से जितने भी कॉन्सेप्ट इस चैप्टर में दिए गए हैं वो लगभग सभी, जितने भी बाकी चैप्टर्स बचेंगे उसमें ये यूज़ आएंगे। अब हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट के टाइप। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण लिखेंगे। कार्बोहाइड्रेट को 3 मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया गया है। कार्बोहाइड्रेट को 3 मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया गया। पहला मोनोसैकेराइड, दूसरा ओलिगोसैकेराइड, तीसरा पॉलीसैकेराइड। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट को 3 मुख्य प्रकार में वर्गीकृत किया गया है, मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और पॉलीसैकेराइड। आज के लिए बस इतना ही भाग 2 में। बाकी अगले भाग 3 में मैं आपको इनका विस्तृत वर्णन करूंगा, आपको बताऊंगा। अब कुछ क्वेश्चंस हैं भाग 2 के जो भी मैंने आपको पढ़ाया उससे रिलेटेड। सबसे पहला क्वेश्चन आप ये बता दीजिए कि कार्बोहाइड्रेट के 1 ग्राम से हमें कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है। आपको किलो कैलोरी और किलो जूल दोनों में बताना है। दूसरा क्वेश्चन कि हमारे शरीर में पाए जाने वाला कार्बनिक पदार्थ सबसे अधिक कौन सा होता है। और उसके बाद आप बता दीजिए, तीसरा क्वेश्चन ये कि सूक्ष्म जैव अणु कौन कौन से होते हैं और
वृहद जैवाणु कौन कौन से हैं? जितने भी एग्जाम्पल आपको बताएं वो आपको लिखना है। कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दिया करिए। ये क्वेश्चंस जो मैं आपसे पूछता हूँ ये हर किसी न किसी एग्जाम में आए हुए होते हैं, याद रखेंगे, वो इंपॉर्टेंट होते हैं। बहुत सारे बच्चों का कमेंट आता है कि कहते हैं कि जो सर आप लास्ट में क्वेश्चन पूछते हैं वो कहीं ना कहीं एग्जाम में आ जाता है। तो मैं जानता हूँ कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, तो आप इनके आंसर जरूर दिया करिए कमेंट में। एक बार कमेंट में दे देंगे, कभी ज़िंदगी में भूलेंगे नहीं। अगला चौथा क्वेश्चन आपसे हम करते हैं कि कार्बोहाइड्रेट का मूलानुपाती सूत्र क्या होता है। और पांचवा क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट को और किस नाम से अब जाना जाता है। ठीक, बस 5 क्वेश्चन के आंसर आपको जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में देना है। इनके आंसर मैं अगले पार्ट 3 में, भाग 3 में बताऊंगा। ठीक है, जुड़े रहे बायोलॉजी इन हिंदी से। धन्यवाद।